रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र लगे थे, उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। हमने पूछा, ये रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर नेताजी का चित्र? वो बोले आप नहीं जानते हैं, नंगा भगवान से बड़ा होता है। आए हाय, आए हाय, आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि आदमी को जो महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, कहते हैं। बेशक ऐसा लोग कहते हैं, पुरातन से ये श्रुति है, जो हम लोग ये उसमें नहीं लिखा होगा कहीं शास्त्रों में, परंतु श्रुतियों से जो आती बातें वो हम तक पहुंचती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी, ऐसे आती रहती है। तो लोग कहते हैं कि आदमी जो महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। राम भैया, हम आज तक नहीं समझ पाए ये स्त्री कहाँ हाथ लगा देती है। मैं अपनी पत्नी से मैंने कहा कि तुम 10-15 हाथ लगाओ, कोई अच्छी जगह लग जाए, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। फिर तुम बाद में मालूम चला ये हाथ लगाने का मसला दूसरा है। इसका मतलब ये होता है कि स्त्री जो आपकी पत्नी है वो सहयोग करती है। ये कुछ था उसके पीछे में छिपक। तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया। जी भैया मुफद्दलाल जी, तो हमें अब तुम्हारी बात आ रही है। मैंने अपनी पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया कि पुरुषों को महान बनाने में उनकी स्त्रियों का बड़ा योगदान रहा है। हाँ। पत्नी हौले से मुस्कुराई, चलकर करीब आई, दोनों हाथों की चूड़ियों को आस्तीनों की तरह समेटा, पल्लू को कमर में कसकर लपेटा और आंखें तरेड़ती हुई बोली, प्राणनाथ, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको महान बनाऊंगी, आप मत हो उदास, बस इतना बता दें, आप तुलसी बनेंगे या सूरदास। आए है, क्या बात है, क्या बतरस है, वाह वाह वाह। मैं बिल्कुल इस तरह से कहने की कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ वकालत करता हूँ, तो आप जानते होंगे किस तरह से चलती। विकल भैया बैठे हुए हैं, कानपुर के हमारे मित्र हैं, ये जानते हैं कि वकालत क्या चलती। कभी सम्मेलन में रहना है तो कहाँ वकालत चलती। पर हमारे यहाँ जो है 3-4 साल की जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी करोड़पति। मोहम्मदलाल भैया देखो, ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, बंद करो ये सब, हम बहुत अच्छी बातें कहने जा रहे हैं। तो वो एक दिन हमारे मित्र थे, तो बोले, जब घर बनवाया उन्होंने तो हमें बुलाया। बोले, कहने कि आप आइएगा, आपका स्वागत है, गृह प्रवेश है। आप हमारे यहाँ गृह प्रवेश में खाना ना खिलाते हैं, आप लोगों के यहाँ भी खिलाते होंगे, खिलाते होंगे। हमारे यहाँ बाकायदा वो जो है पूड़ी कचौड़ी और सब्जी कई तरह की होती हैं, चावल भी होता है, मटर पनीर की सब्जी जरूर बनाई जाती है। ऐसा ही बता रहा हूँ, ये बनाई जाती है। ये थोड़ा सा होता है कि सब्जी बनी है तो पनीर की बनी। तो हम गए, अपना खाना ना खा लिया। खाना ना खाने के बाद बोले, हमारा घर देख लो। तो हमने कहा ठीक है, दिखाइए। उसके बाद उन्होंने दिखाया, कहने ये मैंने गैराज बनाई है, इसमें हम अपनी कार रखेंगे। हमने कहा वाह वाह वाह। व्यंग सुनते जाइए, यदि कहीं आपने इधर उधर किया तो आनंद नहीं आएगा। ये हमने बालकनी बनवाई है, इस पे बैठेंगे और लोगों को आते जाते देखेंगे। हमने कहा देखोगे क्या, ताकोगे? क्या बात, सही बात। देखोगे क्या, ताकोगे? हाँ। उसके बाद उन्होंने अपने बेडरूम दिखाया। बेडरूम की जगह बेडरूम कह गए। हाँ, बेडरूम। तो अब देखिए व्यंग को किस तरह से कहने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोगों ने समझ लिया तो मैं सार्थक, बड़ी बात ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बेड की जगह बेडरूम का, हमने कहा खराब रूम क्यों बनवाए, अच्छे रूम बनवाना चाहिए। बेशक, वैसे देखा जाए तो रूम बनवाने ही नहीं चाहिए, जितनी घटनाएं होती हैं सब रूम में होती हैं। बहुत सही। गांव के अंदर आप जाएं, गांव में जाएं आप, तो वहां पर रूम नहीं होते, दल्लाने होती हैं बड़ी बड़ी सी। हाँ, दल्लाने होती हैं, उसी में लोग आराम से रहते हैं। और ये नहीं है कि वंश वृद्धि ना होती हो।
समझने की बात है, और कुछ है नहीं भाई साहब। आप लोग तालियां बजती हैं यार, इसमें समझने की बात। क्या यदि बात? समझ गए तो आनंद आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। बंसवृद्धि होती। उसके बाद उन्होंने अपना बाथरूम लेट्रिन दिखाया। चूंकि हम उनका खाना खा चुके थे तो उनकी लेट्रिन देखनी पड़ी। ये हमारा मैं अपनी व्यवस्था भी बताता हूँ। इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा एक पूजा घर बनवाया था। वाह वाह वाह, क्या कहने। ईश्वर करे इतना सुंदर पूजा घर आपके घर में बने, ईश्वर करे सबके घर में बने। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र लगे थे, उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। हमने पूछा, ये रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर नेताजी का चित्र? वो बोले आप नहीं जानते, नंगा भगवान से बड़ा होता है। आए है, आए है, आए है, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। यदि मैं आपसे पूछूं कि नंगा कैसे भगवान से बड़ा होता, तो मेरे ख्याल से बहुत से कम ऐसे होंगे तो बता पावे। मैंने कोशिश की, मैंने शोध किया कि नंगा भगवान से कैसे बड़ा होता है। वो कविता सुन लेना जी, स्वागत। आप अपने अगल बगल मोहल्ले में देखेंगे, आसपास देखेंगे, तो ये दो पंक्तियां आपको सार्थक दिखाई देंगी। सुनना, आजकल जो नंगा है, अपने अगल बगल देखिएगा, आजकल जो नंगा है भला है चंगा है। गलत कह रहा हूँ बताइए, नहीं जोरदार तालियां बजाइए, सच में बता रहा हूँ। क्या बात। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। गलत कहीं कह रहा हूं तो आपको अधिकार है टोकने का, मैं सच बोलता हूं। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। हाँ हाँ, बस जा सड़क पर नंगे होके निकलिए। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है। बेटा बैठ जा बेटा। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जा सड़क पर नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा मफतलाल जी जा रहे हैं। तालियां कम है यार, क्या तीन चलाया है आपने। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों के प्रियान है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जब सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, हाँ हाँ, उनसे अंग्रेज डरते थे। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। क्या बात है, आधे रहने, अच्छा शोध है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आधे रहने पे डरते थे। यदि पूरे रहे होते तो 1947 के बजाय 36 में देश आजाद हो जाता। आए है, गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे। उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। क्या बात है, वाह वाह। शौर्य था, अच्छा तेज है। था, उनके साथ पूरा देश था। इससे ये सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। वाह, क्या इससे बात है, सिद्ध क्या होता बात है। नंगों के साथ जनमत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आए है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये दो पंक्तियां ये सहेज लेंगे तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा जी। और मुझे लगेगा कि मैंने कवियों के बीच कविता पढ़ी। स्वागत है। सुनिएगा, नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मोड़ है। वाह 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 वाह। आए है, यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता
तो भीम के हाथों नहीं मरा होता। सच है मेरे दोस्तों, हमने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के न जाने कितने कपड़े ओढ़ रखे हैं, हम अपने भगवान के सामने भी नंगे नहीं हो पाते। आए है, आए है। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूं, जहां महावीर जी की नग्न मूर्ति खड़ी हुई है, जहां ये शरीर स्वयं अपने आप में एक वस्त्र है। 2 पंक्तियां निवेदित करता हूं, अपना कविता पाठ भी समाप्त करता हूं। ये 2 पंक्तियां सहेज लीजिएगा, इन पंक्तियों को आशीर्वाद दे दीजिएगा। मुझे आशीर्वाद देने की कृपा मत करिएगा, हमारी पत्नी मुझे आशीर्वाद देती रहती है। इन 2 पंक्तियों का आशीर्वाद सुनिए। स्वागत भाई साहब। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूं, जहां महावीर जी की नग्न मूर्ति खड़ी हुई है, जहां ये शरीर स्वयं अपने आप में एक वस्त्र है। तब 2 पंक्तियां। जब कभी कोई ईमानदारी के साथ नग्न हो जाता है, दया, क्षमा, करुणा, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, आहा, वो इंसान नहीं देवता हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं ये कह रहा था कि विश्व गुरु के बारे में बिटिया ने बहुत अच्छी बातें कही, हमें बहुत अच्छा लगा। इस समय विश्व गुरु जो हैं फ्रांस में घूम रहे हैं, UAE में घूम रहे हैं। तालियां बजा दो, सही बता रहे हैं ना विश्व गुरु को। हाँ, पर वो मणिपुर का नाम नहीं लेते हैं, विश्व गुरु हैं। तो हम तो उनके भक्त हैं ना, चक्कर थे। हाँ, दिल्ली का पानी का कहा है कि दिल्ली डूब जाती है भी, तो इस वजह से उन्होंने कह दिया कि इसमें हम भी रहते हैं, तो चक्कर ये है। ठीक है, टाक टक दिया। बहुत बढ़िया है वो विश्व गुरु, बहुत बढ़िया, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ये हमने कहा कि एक रचना बहुत पॉपुलर हुई मेरी, मुकेश भैया, बहुत इंटरनेशनल लोगों ने पढ़ी, तो उसमें से बीच से निकाल लिया उन्होंने अपने मतलब भर का। सुनना कि आज बड़े बड़े मंच बैठे थे, तब मैंने ये कविता पढ़ी थी। बड़े बड़े कवि, भयंकर, कि आज का ये मंच, सुनना, आज का ये मंच ऊंचे ऊंचे कवियों से धनी है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु इनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ खरे हैं, कुछ खोटे हैं। यानी इनकी उच्चता में तो भिन्नता है, परंतु नीचता में हम सब बराबर हैं। ये नीचता में हम सब बराबर हैं, और इसी बराबरी पे समाजवाद खड़ा है। यानी सब बराबर होना चाहिए ना, इसी बराबरी पे समाजवाद खड़ा है। बेचारा चुनाव कई बार लड़ा है, धरा पे स्वर्ग बसाना है, समाजवाद लाना है, तो फिर ये मजबूरी है। भाई साहब, नीचता करना जरूरी है, नीचता करना जरूरी है। इतना ही हम कह पाए थे कि तभी एक नेताजी हमारी ओर लपके, जोर से गरजे, बोले, अग्निहोत्री जी, आप बकवास फरमा रहे हैं। इन सब के लिए विधानसभाओं में हम कई बार लड़े हैं, नीचता में हम सबसे बड़े हैं। नीचता में हम सबसे बड़े हैं। तभी इलाके के दरोगा जी वहाँ पर खड़े थे, और देखिए ये कितने महीन से कहने की कोशिश की। तभी इलाके के दरोगा जी वहाँ पर खड़े थे, नेताजी की पीठ पर रखकर हाथ बोले, हम आपके सामने खड़े हैं और आप हमसे बड़े हैं। कहने का ढंग है। और देखिए इसमें व्यंग में होता ये है कि ध्वनि होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपनी मौलिक रचनाएं सुनाएं। मौलिक रचनाएं सुनाने का मतलब ये होता, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। एक बार राजा भोज के यहाँ ऐसा होता था अवंतिका में कि जो भी कवि जाता था, चाहे कल का लिखा हो, वो टूटा फूटा लेके जाता था और उसे एक असरफी दे दी जाती थी। एक दिन एक और चला गया, तो दरबार ने पूछा कि तुम क्या सुनाओगे? तो उसने कहा कि राजा की भोज की ऐसी तैसी, छोले घास चलाऊँ भैंसी। तो कहले मार खाओगे, इतना मार खाओगे, बड़े कहले नहीं, हम सुनाएंगे ही। चला गया, सुनाया जाके उसने राजा भोज के पास, और राजा भोज ने उसको 2 असरफी दी। तो मंत्री जी ने पूछा कि यार ये तो आपको गाली दे गया और ये उल्टी सीधी बातें, इसमें कविता कहाँ थी? तो वो राजा भोज ने यही कहा, कहने सब कुछ है, ये कैसी भी कविता है, परंतु इसकी मौलिक कविता है। तो मौलिक कविता होनी चाहिए, जैसा भी आप लिखते हैं वो सामने प्रस्तुत कर दें, उसमें क्या जाता है। तो ये स्थितियाँ होती। एक शेर कहा किसी ने, अब देखिए क्या बढ़िया शेर कहा,
हम उसको याद कर पाए जितना, उतना ही सुना रहे हैं आपको। हमें जितना याद है उतना ही सुनाता हूँ। वो शेर ये कहा है बाबूजी कि परिंदों के यहाँ फ़रका परस्ती नहीं मिलती, परिंदों के यहाँ फ़रका परस्ती नहीं मिलती। कभी मंदिर पे बैठा है, कभी मस्जिद पे बैठा है। दूसरे शायर आएंगे, यहाँ तो ये तमाशा ही है ना, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कह दिया। दूसरे ने क्या कहा उसको भी आप काट नहीं सकते हो, उसको भी आप यही कहोगे कि यार इसने भी बहुत बढ़िया बात कही। तो उसने ये कहा कि परिंदों के यहाँ भी फ़रका परस्ती मिलती है, कभी गिद्धों के झुंडों में तोते नहीं मिलते। ये भी कह दिया। क्या करोगे भाई साहब, ये बुद्ध विलास है, आनंद लेने की चीज़ है, इसमें ज़्यादा मफत लाभ के आप परेशान ना हो मुफल्लाल जी। आप ये सब चीज़ें आनंद के लिए होती हैं, रोने धोने के लिए नहीं होती बाबूजी, सही बता रहा हूँ आपको। कुल मिला यही आनंद की चीज़। हम लोग जो हैं बड़े प्यार से सुनते हैं, ये एक दूसरे को बताते रहते हैं। एक हमारे मित्र, सही बता रहे हैं आपसे, आप बैठिए, कीर्ति जी हैं, आइए आइए आप आए। धन्य हुआ, हम कविता पाठ करने जा रहे हैं और आप आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब जी जी नहीं आप मर जाएंगे, काहे के लिए झूठ बोले हैं। सबसे बड़ी बात का तो ये भी है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई मरे और फिर हमारी वजह से मरे हमारे ऊपर, तो बड़ा मुश्किल ख़राब बात है। ये अच्छी बात नहीं है। कुल मिला के सुनिएगा, बरेली भैया सुनना, तो हमने ये कहा सही है, हम नए नए रिसर्च करते रहे थे, ये साहित्य में या संस्कारों में हमने रिसर्च किया। हमारे यहाँ जो है, सुनना भाई साहब, ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ। हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं चलता, ना तो कोई उठता है जब तक उसे भगवान ना उठाऊं, हाँ, और ना कोई बोलता बालता बीच में। सही बात तो ये है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे। तो हमने रिसर्च किया। हम बताएं आपको कि बहुत से लोग आते हैं, आपके घर आएंगे तो यदि आपने हमको बुलाया, हम तो मेहमान हैं, हम अतिथि नहीं हैं, तिथि से आए हैं, है ना। परंतु कोई बहुत से होते हैं कि तिथि से नहीं चले आए। मबल्ला भैया हम मथुरा जंक्शन पे खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप कहते हैं ना, आइए आइए हमारे पास आइए, आपके लिए क्या बनवा लें, क्या खिला, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते। हम एक कानपुर से गुजर रहा था एक आदमी, सुनना है गुरु, कानपुर से गुजर रहा था, एक हमारे मित्र थे कवि, आ गए, बोले अग्नोत्री जी वो कानपुर सेंट्रल में है, 4 घंटे लेट है गाड़ी। तो हमने कहा ठीक है, आ जाइए हमारे घर, आ जाइए, हमारे आप अतिथि हैं, क्या आपके लिए बनवा लें। अरे कह रहे नहीं, जो आप खाते हैं वही खाएं, खिला दीजिएगा। और यही तो कहते हैं ना, जो आप खाते हैं वही खिलाइएगा। अरे हमने कहा नहीं भाई, आप अतिथि हैं, अतिथि का मतलब होता है देवो भव, आप ईश्वर तुल्य हैं हमारे। हम आप जैसे वाले गणेश जी हैं तो वो लड्डू खाते हैं, तो उनके लिए लड्डू आना चाहिए, है ना। शंकर जी हैं, मान लो उनके धतूरा उतूरा बनवाया जाए, इस तरह से, मतलब जो भी हो, जैसा भी हो, उसको बनवाया जाता है। अब वो कहें कि नहीं, जो आप खाते हैं वही खाइए, खिला दीजिएगा। मोहनलाल भैया ये एक हमने 10 बार कहा उनसे, अरे नहीं, जो आप खाते हैं, मुकेश भैया सही बता रहे, यही कह रहा था कि आप जो खाते हैं। हमने कहा तो हम तो जूता खाते, खाओगे। क्या कर रहे हैं भाई साहब। जब ये भड़ गए, परेशान हो गए, तब हमने कहा ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हमेशा अतिथि को जो भी वो कहे उसको वही खिलाइए, आपको पुण्य मिलेगा, समझे। और जो आप खाते हैं वो ना खिलाइएगा।